सबसे बढ़िया सेल्स स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? ग्रोथ का जो सीक्रेट वो यही है कि जो करने का ना मन करे उसको जरूर करें। श्री ने मेरी तरफ देखा, कहते तूने तो जैकपॉट हिट कर दिया है। आपको रिक्रूटमेंट करनी है, कैफे कॉफी डे में जाके रिक्रूटमेंट करिए। और सबसे बढ़िया लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या हो सकती तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि साहब आप इंश्योरेंस कंपनी खरीदना क्यों चाहते हैं? तो कहते भाई हम तो बैंकर्स हैं, हमें तो इंश्योरेंस कंपनी आती नहीं चलानी। जब आपने इतना ज्ञान हमें दे दिया तो आप ही चला लो इसको। एक महीने में 5 पॉलिसी बेच सकता है और उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अपना जो प्रीमियम भी जमा करना है वो चेक से करेगा या क्रेडिट कार्ड से करेगा, जैसे भी करेगा वो आपके ऑफिस में आके देता है। है? देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और आप अपने आप को बहुत विजनरी व्यक्ति समझते हैं, आप इंडिया से निकलकर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी अपने पैरों को फैलाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो सकता है। इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आपका विजन बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिन्होंने भारत देश में एक होटल में एज ए ट्रेनी जॉब करना शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर वो एक इंटरनेशनल मार्केट में एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ बन गए। इनका नाम मिस्टर राहुल माथुर है। चलिए मिलते हैं मिस्टर राहुल माथुर जी से और उनका जो 32-33 सालों का एक होटल ट्रेनी से सीईओ तक का जो जर्नी रही है, उस जर्नी के बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, मैं आपका बीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता थैंक यू रंजीत जी, हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। वेलकम वेलकम। राहुल जी, आपकी लाइफ जर्नी को जानना चाहता हूँ। मुझे बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ जर्नी होने वाली है जो आप हमें बताने वाले हैं। आपने राहुल जी एक होटल में काम करना शुरू किया था। आपने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, आपने होटल में ऑपरेशन में आपने काम करना शुरू किया, लेकिन फिर वो छोड़कर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए। ऐसा क्यों किया आपने? इसके बारे में बताएंगे जरा। रंजीत जी, सन 1992 में मैं पास आउट हुआ आईएचएम लखनऊ से, और उसके बाद आईटीसी वेलकम ग्रुप में इंडक्शन हुआ मेरा एज अ होटल ऑपरेशंस ट्रेनी। और वहां मैंने लगभग 3.25 साल काम किया। उस 3.25 साल में मेरे को एक अंदरूनी एहसास हुआ कि मैंने 3 साल की ये पढ़ाई करी होटल मैनेजमेंट की, लेकिन जो जिस पर्पस से मैं इंडस्ट्री में घुसा था, होटल इंडस्ट्री में घुसा था, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था। द रीजन आई गॉट इन टू द होटल इंडस्ट्री वॉज कि आई लव्ड मीटिंग पीपल। सो शुरू से ही फ्रॉम माई स्कूल डेज मैं बहुत ही एक आउट गोइंग पर्सन हूँ। जहाँ 4 लोग मिल जाते हैं, मतलब वहां मेरे को ऐसा लगता है कि शायद दिस इज वेयर आई शुड बी। अगर अकेला रहना मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता। और आई लाइक टू मीट पीपल, एंड आई लाइक टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड उससे मेरे को ये लगता है कि आई एम एबल टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ एनर्जी, नॉलेज फ्रॉम दीज पीपल। होटल लाइन में जब मैं गया, जब पहली बार, तो जब पहला जॉब पकड़ा तो एक बड़ा ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रहा। मतलब वही काम आप सुबह से लेके शाम तक कर रहे हैं, और मतलब इंटरेक्शन हो रहा है गेस्ट के साथ आपका, लेकिन वो यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू। यू आर डूइंग द सेम जॉब एवरी डे, ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। मैंने उस जमाने में 1990s में जो सेल्स एंड मार्केटिंग की जो डिवीजन होती थी, वहां पे लड़के नहीं देखे जाते थे कभी भी। दैट वाज फुल ऑफ लेडीज ओनली, ब्यूटीफुल लेडीज। लड़कों को तो मतलब कोई घास नहीं डालता था वहां पे। तो मैंने बार बार आईटीसी में वेलकम ग्रुप में अप्लाई किया इंटरनली, लेकिन हमेशा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। तो एक सेल्स एंड मार्केटिंग लीडर थे हमारे, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अगर तुम बार बार अगर ऐसे एप्लीकेशन देते रहोगे तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस कि हम तुम्हारी रिजेक्ट करेंगे। तुम यू आर अ गुड एम्प्लॉय, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग।
मैंने कहा सर मेरा, मैंने उनको यही चीज बताई, मैंने कहा सर मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग इनटू द होटल इंडस्ट्री वाज दैट आई गेट टू मीट न्यू पीपल, इंक्रीज माय नॉलेज एंड यू नो कुछ अचीवमेंट हो लाइफ में। तो कहने लगा यार तुम एक काम करो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम एक सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स करो। पहले पहले असेस योरसेल्फ वेदर यू हैव द नॉलेज यू कैन absorb the work life of a salesman. So मैं पार्ट टाइम जाता था, मैं एसपी मार्ग पे मेरा ऑफिस था दिल्ली में, होटल था। शाम को उन्होंने मेरे को ये जरूर फैसिलिटेट किया था कि आई वॉज गिवन अ स्ट्रेट शिफ्ट। तो स्ट्रेट शिफ्ट में मेरी शिफ्ट खत्म होती थी शाम को 4:30 बजे, और मैं 6 बजे क्लास में साउथ एक्सटेंशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स जाता था। 1.5 साल मैंने ये किया है, और उसके बाद मैंने वहीं से कैंपस, वो पार्ट टाइम कोर्स था इन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिकॉज मेरा एक मानना जरूर ये है, एंड वहीं से मैंने एक इरादा बना लिया था अपनी लाइफ में कि नॉलेज एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी वेस्ट नहीं जाती आपकी। आप कभी भी एक्वायर करेंगे उस नॉलेज को तो वो आपसे कोई नहीं ले सकता। दैट इज द गोल्ड दैट यू हैव, जिसको आपको यू कैन टेक इट आउट एंड इनकैश इट एनी टाइम यू वांट। करेक्ट करेक्ट। तो वो नॉलेज वहां से लेके फिर आई वेंट अहेड। उसके बाद मैंने आगे करियर में जाके फिर मैंने एमबीए भी किया फ्रॉम IIM इंदौर। ये सब दैट इज तभी की दैट बात इज है, ऑल। 1992 के बाद की बात है, इमीडिएट उसी समय की बात है? नहीं 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 नहीं, तो मैं पहले आगरा पोस्टेड था। आगरा से बिकॉज ऑफ माय गुड परफॉर्मेंस आई वाज पोस्टेड इनटू दिल्ली। एंड दिल्ली में आके जब दिल्ली में आया तब मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोशिश करी बहुत। उस टाइम पे उन्होंने मेरे को फिर बोला कि आप पहले क्वालिफिकेशन लाइए अपनी इस पे सेल्स की। तो मैंने कहा यार ये 1.5 साल की बात है, लगा लेते हैं। और तो घुस गए, रोज जाते थे, और ले आए। NIS से कर लिया। NIS वाज अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड उसी टाइम पे शुरू भी हुआ था वो। तो इट हैड लॉट ऑफ कैंपस इंटरव्यूज कमिंग इन। तो वहां से जब अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, 2-3 कंपनीज में सिलेक्शन हो गया साइमल्टेनियसली वहीं पे NIS के कैंपस से ही। तो फिर मैंने सोचा कि अब ऑल्दो पढ़ाई तो यहाँ की है, यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, सो व्हाई नॉट गिव अ न्यू ट्रेजेक्टरी टू द करियर। बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज किया था उस टाइम पे कि बेवकूफी कर रहे हो तुम, क्योंकि ये तो सेल्स वाली नौकरी करने के लिए तुम्हें क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, मतलब इन द सेंस व्हाई डिड यू स्टडी 3 years ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसके बाद तुमने NIS भी किया, अब तुम MBA भी करने की इच्छा रखते हो। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट स्टिक टू योर जॉब जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। बट आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट बिकॉज मेरा पैशन कुछ और था। तो दैट्स हाउ आई मूव्ड आउट ऑफ द होटल इंडस्ट्री। तो कैसे आप, आपका डायरेक्ट जो आप मूव हुए, तो व्हाट, मतलब किस कंपनी में आप, इंश्योरेंस कंपनी में ही आ गए आप? नहीं नहीं नहीं, तो इंश्योरेंस ओनली हैपेंड इन द ईयर 2000। आई वॉज उस समय तो ऑब्वियसली 90s में तो सिर्फ LIC ऑफ इंडिया थी, और इंश्योरेंस में नहीं गए थे। मैं गया था ऑफिस ऑटोमेशन में। सो आई हैड जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड नेटवर्क लिमिटेड। HCL ग्रुप की कंपनी थी ये, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाते थे और वहां फैक्स पर आपका मशीन्स। मार्केटिंग सेल्स का जॉब था? हाँ बिल्कुल। तो इसको कहते थे QB, कहते थे हम लोगों को, कोटा बेस्ड सेल्स पर्सन। तो हमारे हमारे को एक कोटा दिया जाता था और एक टेरिटरी दी जाती थी। कोटा इज योर टारगेट, इतना आपको करना है, और ये आपकी टेरिटरी है, इसी टेरिटरी में करना है, इस टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकते आप। तो रोज मोटरसाइकिल उठाइए, जाइए वहां पे और उसी एरिया में अपना प्रोडक्ट बेचिए। तो चलिए, इस और प्रकार हम से उस समय, आप सेल्स में तो आ गए। सेल्स हाँ में तो सेल्स में आ गए थे, सेल्स में आ बिल्कुल गए। बिल्कुल सेल्स में आ तो गए थे। सेल्स में आने के बाद में फिर कैसे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से पहले आप बैंक में आए थे किसी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जी, में कैसे आना हुआ? मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में रिलेशनशिप मैनेजर था, बैंक में, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में। और मेरे को एक दिन एक इंटरव्यू कॉल आई। तो एक होटल के कमरे में बुलाया गया, एक इंश्योरेंस कंपनी, जो कि अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे वो पहले, बस
कंसल्टेंट ने अप्रोच किया कि ये एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरर्स हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग कि इंडिया में अपना सेटअप करना चाहते हैं। अभी कोई पार्टनर नहीं है, सन 2000 की बात है ये। तो 2000 उस टाइम पे इंश्योरेंस की प्राइवेटाइजेशन हो गई थी और कंपनियां लॉन्च हो रही थी। सबसे पहली कंपनी मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थी जो आई थी मार्केट में उस टाइम पे। तो इसी तरह धीरे धीरे रोज कोई ना कोई न्यूज आती थी कि इस ग्रुप का इसके साथ जॉइंट वेंचर हो गया, ये हो गया, हो गया। तो अमेरिकन एक्सप्रेस में जब मैं इंटरव्यू के लिए गया अमेरिकन एक्सप्रेस से, तो इंटरव्यू में पता चला कि ये कंपनी का नाम है एआईजी। हमने ऑनेस्टली इंडिया में एआईजी का नाम नहीं सुना क्योंकि प्राइवेटाइजेशन थी ही नहीं इंश्योरेंस की, तो हमें कोई पता ही नहीं था। सो आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड, उन्होंने हाथ के हाथ मुझे रीजनल डेवलपमेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन देके और कहा कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपकी 1 महीने की रिलीविंग है, 1 महीने के बाद आपको ज्वाइन करना है और सीधे बॉम्बे ऑफिस ज्वाइन करेंगे आप, और वहां पे ट्रेनिंग होगी आपकी 6 हफ्ते की ट्रेनिंग। जब मैं वापस आया और मैंने अपने बॉस को पूछा, मैंने कहा सर ये है, बॉस भी बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह ही थे, बहुत सीनियर आदमी थे वो, और मैंने कहा श्रीनी ये लेटर मिला है, ये इंटरव्यू दिया था मैंने, पर मैंने जानता नहीं इस कंपनी को। तो श्रीनी ने देखा एआईजी, उस टाइम पे टाटा एआईजी नहीं था, वो सिर्फ एआईजी था। तो एआईजी देखा, श्रीनी ने मेरी तरफ देखा, कहते तूने तो जैकपॉट हिट कर दिया है। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो कहने लगे कि इन द लास्ट couple of decades, AIG has made so many bids to buy out American Express. मैंने कहा मतलब, मैं सोचता था कि अमेरिकन एक्सप्रेस इज सच ए ह्यूज कंपनी एंड सच ए बिग ब्रांड, इसको कौन खरीद सकता है? ये तो मतलब दिस इज लाइक अमेजिंग, AIG वाज इवन बिगर देन दैट। तो हम उस टाइम पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक कूप मंडूक की तरह थे, हमें सिर्फ एलआईसी ही एलआईसी दिखता था कि हम सिर्फ एक कंपनी थी सिर्फ हिंदुस्तान में। बट द मार्केट इज सो ह्यूज, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज सो बिग कि आप मतलब दुनिया, इंडिया से जब बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एआईजी है या प्रूडेंशियल है या प्राइमेरिका है, ये हिंदुस्तान में चाहे कितने ही छोटे या बड़े हों, बट ग्लोबल स्केल पे दीज आर वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड विद multi-billion dollars ऑफ बिजनेस देयर। इस तरह मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्रेंस हुई, और उसके बाद से फिर बैंकिंग में भी बीच में गया, बट connected to insurance only. But so insurance became my passion and love, because जहाँ जो मेरा जो inherent desire, जैसे मैंने आपको बताया था कि to meet people and keep increasing your personality and your knowledge and your skill sets, तो वो that was achieved very successfully। ये कौन सा साल था जब आप एजी में आए? 2000 में, सन 2000 2000 में। सन 2000 में जो पहली इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें आपने एंट्री की? हाँ, हमारे ज्वाइन करने के बाद टाटास के साथ उनका ज्वाइंट वेंचर होता है, दे हैड ऑलरेडी सेट अप देयर मैनेजमेंट टीम। तो मैनेजमेंट टीम में आई वाज हेडिंग दिल्ली एट दैट पॉइंट इन टाइम। देयर वाज अ फुल स्ट्रक्चर आउट ऑफ दिल्ली, और वो भी एआईजी ने कई सारी चीजें हमें ऐसी सिखाई जो कि आर वर्थ नोटिंग, कि यू डोंट गेट अ ऑफिस फ्रॉम डे वन। आपको रिक्रूटमेंट करनी है, कैफे कॉफी डे में जाके रिक्रूटमेंट करिए। ऑफिस सिर्फ एक ही था बॉम्बे में, बाकी हम लोग सब, हमें ऑफिस मिला करीब 9 महीने बिजनेस सेटअप करने के बाद। बहुत बढ़िया। वो दैट तो मतलब वो जो रिगर था, जो ग्राइंड थी, वो एक्चुअली उन्होंने हमें डे 1 से तैयार किया था उस चीज के लिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपका एक होटल से एआईजी तक का सफर तो हमें पता चला, लेकिन फिर आप मॉरिशस कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, उसके बारे में। तो रंजीत जी, एक्चुअली आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 25 साल इंडस्ट्री में करने के बाद, अब कुछ जब मैं मैक्स लाइफ से मैक्स वन में था, मैं मैक्स वन हमें शट डाउन करनी पड़ गई बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रीजंस, एंड मैक्स लाइफ ने मुझे रोक के रखा था कि भाई अभी रुक जाओ, कहीं मत जाओ, बट we'll find a suitable role for you। बट ये होता है कि आदमी खाली बैठे
मजा नहीं आता उसमें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक दिमाग में कीड़ा भी था कि कुछ चीज अपनी करी जाए, लेट्स स्टार्ट समथिंग, यू नो, एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा जो होता है वो दैट हैड बिटन मी, एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। एंड मैं देखता था कि ये कौन से इतनी साल की बात है, सारी ये कौन से एंटरप्राइज, साल की बात है आपने सोचा मैं खुद का कुछ करूं? 2015-16 की बात है। तो बेसिकली कोशिश ये थी कि इतनी सारी कंपनीज पनप रही थी इंडिया में उस समय, हर दूसरे दिन कोई ना कोई लार्ज एंटरप्राइज अपना ध्वज फैला रहा था, जिसमें कि नंबर ऑफ कस्टमर्स दे वर एक्वायरिंग वाज ह्यूज, एंड दे वर गेटिंग इनटू इंश्योरेंस बिजनेसेस, और वो फेल हो रहे थे इंश्योरेंस बिजनेस में। बेसिकली कंपनीज जिनको इंश्योरेंस की एबीसी नहीं पता थी, वो चाहते थे कि इंश्योरेंस में घुसे, इंश्योरेंस से अर्निंग्स, सबको ये पता था कि इंश्योरेंस बिजनेस में कमाई बहुत है, लेकिन उस बिजनेस को करना कैसे है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सेटअप करना है, उसमें बहुत लोग यू नो दे वर मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स। सो आई गॉट इनटू कंसल्टिंग, और उसी कंसल्टिंग असाइनमेंट में मेरे को एक असाइनमेंट मिला टू डू अ ड्यू डिलिजेंस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन मॉरिशस। तो एक बैंक, जो हमारे शेयर होल्डर थे उनका एक बैंक था, बैंक मॉरिशस में था, और वो एक इंश्योरेंस कंपनी खरीदना चाहते थे। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि साहब आप इंश्योरेंस कंपनी खरीदना क्यों चाहते हैं? कहते भाई मैं बैंकर हूं और बैंकिंग और इंश्योरेंस बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, लेकिन इंडिया में मैं इंश्योरेंस कंपनी नहीं अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज इंडियन इंश्योरेंस कंपनी आर वेरी लार्ज, क्योंकि लैंडस्केप बहुत बड़ा है। और इसलिए मॉरिशस में एक इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज ग्रुप, और मैं चाहता हूं कि आप जाके वहां पे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करें उस कंपनी की, और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस करें, और हमें बताएं कि ये कंपनी खरीदने लायक है भी या नहीं। तो मैं बेसिकली आया था 2019 में यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट, टू बेसिकली डू अ ड्यू डिलिजेंस ऑफ द कंपनी। एंड वो उस कंपनी की ड्यू डिलिजेंस जब पूरी हो गई, और हमने रेकमेंड किया कि भाई आप ले लीजिए कंपनी, आई वाज रिप्रेजेंटिंग द शेयर होल्डर हियर, कि कंपनी आप वी कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। तो फिर हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। तो 6 महीने का प्रोजेक्ट था वो, 6 महीने में हमने लाइसेंस सब कर करा के हैंड ओवर कर दिया कंपनी को कि भाई ये रही आपकी कंपनी, अब आप अपनी मैनेजमेंट टीम लाइए और चलाइए। तो कहते भाई हम तो बैंकर्स हैं, हमें तो इंश्योरेंस कंपनी आती नहीं चलानी, जब आपने इतना ज्ञान हमें दे दिया तो आप ही चला लो इसको। तो इतनी 6 महीने में इतनी अच्छी हमारी इक्वेशन बैठ गई थी शेयर होल्डर के साथ कि आई सेड आई जस्ट हैड नो हार्ट टू रिफ्यूज हिम। देन आई हैड टू कम बैक टू इंडिया एंड क्लोज माय एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन 2019 जून तक, अगस्त में एक्चुअली आई मूव्ड बैक एंड took over charge of this insurance company. फैंटास्टिक। राहुल जी, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जो आपका होटल मैनेजमेंट से इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ फ्लो रहा, बहुत नेचुरल रहा। मतलब ऐसे जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको खींच रही थी अपने पास में। और आप शायद जो है ऐसा ही था। इंश्योरेंस को घुसते चले गए, घुसते चले गए, और देखिए जी कहाँ मॉरिशस तक पहुंच गए जी आप। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो जब आप यहाँ पर आ गए, आपको ये ऑफर मिल गया, आप इस कंपनी में, आफरी इंश्योरेंस कंपनी में आ गए मॉरिशस में, तो क्या अपने आप को स्टेबल करने में, बिकॉज आपने तो अब तक इंडिया के मार्केट में काम किया था, तो वहां पर एक इंटरनेशनल मार्केट में एक इंटरनेशनल कंपनी को स्टेबल करने में आपको अपने आप को वहां पर जमाने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, राहुल जी? बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो लैंग्वेज का था। यहाँ पे एक भाषा बोलते हैं विच इज कॉल्ड क्रियोल। क्रियोल इज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेंच, भोजपुरी, और आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्रेंच विदाउट ग्रामर। तो फ्रेंच तो हमने पढ़ी थी होटल मैनेजमेंट में, लेकिन फ्रेंच और अब ये, भोजपुरी। हाँ, बिकॉज दे यूज वर्ड्स ऑफ भोजपुरी ऑल्सो इन बिटवीन। ये तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फ्रेंच और बढ़िया भोजपुरी। कॉम्बिनेशन है, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। लेकिन जब ये बोलते हैं तो एक्सप्रेशनल लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ तमिल बोलते हैं लोग साउथ ऑफ इंडिया में, तो तमिल इज ऑल्सो वेरी एक्सप्रेशनल लैंग्वेज, तो आप समझ सकते हैं उसमें संस्कृत के वर्ड्स होते हैं। उसी तरह क्रियोल में फ्रेंच के वर्ड्स होते हैं, लेकिन ग्रामर नहीं है उसमें कुछ, तो बड़ी
अटपटी सी भाषा है, अगर आप उसको एक्चुअल ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन समझ नहीं आएगा उसका, लेकिन अगर आप उसको फ्लो में लेंगे तो वो शायद समझ में आ जाए। तो लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर, स्पेशली विद दी, अब एजेंट्स से अगर आपको रिक्रूट करने हैं और आपको सिखाना है लोगों को कि यहाँ पे एजेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस कंपनी, देयर वाज नो एजेंसी, तो एजेंसी को सेटअप करना वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट आई हैड, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि एक एजेंट एक महीने में 5 पॉलिसी बेच सकता है और उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट को मतलब शुरू से एम्बेड करना और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके फिर उसको प्रूव करना एज अ कॉन्सेप्ट, एंड देन आज की तारीख में हमारे पास करीब 75 एजेंट्स हैं। तो उस जर्नी को 5 साल में यहां तक लाना वाज इज अ बिग चैलेंज। दूसरा ये था कि ये इनका कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस तो सब सेम है, फर्क सिर्फ स्केल का होता है। हिंदुस्तान में की आबादी और यहां पे सिर्फ 12 लाख लोग रहते हैं। 12 लाख लोगों की को केटर करने के लिए जो कंपनी 7 इंश्योरेंस कंपनीज हैं इस मार्केट में, और 7 इंश्योरेंस कंपनी, ईच इंश्योरेंस कंपनी हैज टू हैव दिस ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि कंप्लायंस इज मोर स्ट्रिक्ट हियर देन एनीवेयर एल्स, बिकॉज ये एक तरह से कह लीजिए फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन है अफ्रीका की, ये मॉरिशस। तो कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, रेगुलेटर काफी स्ट्रिक्ट है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी कॉस्ट भी कंट्रोल करनी, क्योंकि आप जो जितना बिजनेस एक ब्रांच करती है वहां पे, वो उतना बिजनेस ये कंपनी करती है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज वही है। अंडरराइटिंग भी है, एक्चुअरीज भी हैं, फाइनेंस भी है, सब सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट्स आपको एक ब्रांच के साइज पे हैं। तो आप पूरी कंपनी 2000 करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन लोग सिर्फ 35 हैं। तो वो समझना कि कैसे होगा, ये थोड़ा सा एक एक चैलेंज है, जो कि हिंदुस्तान में बैठे जो लोग इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हैं उनको शायद वो एक दफे समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि नहीं नहीं ऐसे तो चल ही नहीं सकती कंपनी। तो शुरू में तो ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता भाई, मेरे को इस काम के लिए इतने लोग चाहिए, पर बट दैट इज नॉट दी कॉन्सेप्ट। मतलब आपको वही हर चीज मिनिएचर साइज में चलानी है और करना भी वही है, कंप्लायंसेस भी वही है, सब कुछ वही है। तो ये छोटे मोटे स्केल का चैलेंज आता है, लैंग्वेज का चैलेंज आया शुरू में। उसके बाद जो एक चैलेंज ये भी आया कि कई बार यहाँ के लोग, मॉरिशस के लोग जो हैं वो थोड़े से आराम पसंद हैं, इन द सेंस कि आप अगर पौंडीचेरी कभी गए हैं, पौंडीचेरी पौंडीचेरी अगर आप मैं जाएं, गया नहीं, मैं नहीं गया। अगर आप पौंडीचेरी कभी जाएं तो पौंडीचेरी में ऐसा लगता है जैसे कि समय रुक गया। अच्छा। कुछ हर चीज बहुत धीरे धीरे होती है। अच्छा। आप रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर करेंगे तो मतलब समझिए आधे पौने घंटे के बाद खाना आएगा आपको। अच्छा। मतलब हर चीज वहां पे आप लाइफ को लोग बड़े आराम से लेते हैं। आइलैंड मेंटालिटी जिसे बोलते हैं यहाँ पे, हम्म। आइलैंड मेंटालिटी है। तो लोगों को मोटिवेट करना टू कम टू वर्क, स्पेशली जिनको, जो एजेंट्स हैं जिनको आप तनख्वाह नहीं दे रहे, इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम, क्योंकि उनको उनको मिनिमम वेजेस यहाँ पे इतनी हाई हैं कि वो कहता है कि भाई मैं अगर पेट्रोल पंप पे सिर्फ पेट्रोल भी वेंट करूंगा तो इससे ज्यादा पैसे कमा लूंगा, तो हम्म। व्हाई शुड आई जॉइन इंश्योरेंस बिजनेस। काफी तो ये काफी मैं समझ सकता हूँ कि ये चैलेंजेस को अगर आपने हैंडल किया है और आज आपने 75 जन की एक टीम बना ली है, तो वाकई में इट इज रियली अ बिग अचीवमेंट। लेकिन फिर भी ये तो मुझे एक आपका अचीवमेंट नजर आता है। आपके हिसाब से आपका ये जो 5-6 सालों का जो तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस रहा वहां पर, उसमें आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको क्या नजर आता 5 साल पहले जब हमने ये कंपनी खरीदी थी तो ये पिछले 7 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी। हर साल शेयर होल्डर को
करीब 50 मिलियन, कभी 70 मिलियन मॉरिशियन रुपीस इसमें इंजेक्ट करने पड़ रहे थे बिकॉज ऑफ सॉल्वेंसी, और इसको कंपनी को सॉल्वेंट रखने के लिए। कंपनी में 75 लोग थे उस टाइम पे, और आज हम एक पॉजिटिव बैलेंस शीट की कंपनी है। एवरी ईयर वी हैव स्टार्टेड पोस्टिंग सम स्मॉल प्रॉफिट्स एंड नो लॉसेस एनी मोर। आई थिंक फ्रॉम दिस टीम विच हैज क्रिएटेड दिस कंप्लीट, ये जो शिफ्ट आया है इस बिजनेस में, जो ये टीम जो है हमारी, जो हमने बिल्ड करी है ओवर द लास्ट 5 years, I think that is the biggest achievement that I would say that I have had in Mauritius. मतलब Business हाँ, या business is not it's not important, because insurance companies do not make history in 5 years time. इंश्योरेंस कंपनीज, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होता है, इट्स अ लाइफ टाइम बिजनेस। तो 10 साल 15 साल बाद ये कंपनी कहाँ जाएगी, ये इट्स टू अर्ली टू से दैट। बट हाँ, हम इस जो जितने छेद थे नाव में, वो हमने सब प्लग इन कर दिए हैं। हाँ, अब वी आर सेलिंग वेल, बहुत बढ़िया। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस at half the cost at which this company was doing 5 years ago, and with only 35 people. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माथुर जी, आप एज ए सीईओ काम करते हैं, आप एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, आप जो है वो सेल्स को भी आगे लेके जा रहे हैं, आप लोगों को मैनेज भी कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया सेल्स स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, और सबसे बढ़िया लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? हमारे जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि द बेस्ट सेल्स स्ट्रेटेजी इज टू स्टे ऑनेस्ट। ऑनेस्टी विद द कस्टमर, honestly telling the client everything is the best strategy. See, people buy from people they trust. अगर आप कस्टमर के साथ वो विश्वास इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि मैं आपके हित में बात कर रहा हूं, सिर्फ my interest is only in your interest and I have no hidden agenda, which you should not have as a business. So that is the best policy, and I have seen the way we have managed to build this business is only because of pure transparency and honesty. जहां तक मैंने देखा है पिछले कई सालों से, कि लोग जो है जॉब के लिए एक हिसाब से सेलिंग ही करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कन्विंस करते हैं। आपके केस में मुझे थोड़ा उल्टा दिख रहा है। आपको तो सामने से जॉब ऑफर हो रहा है, भले वो एआईजी का हो या फिर आपका ये कंपनी का हो। यहाँ पर आपके साथ में ऐसा क्या हुआ कि आपको सामने से चीजें मिल रही है? मतलब ये भी आप ऑटोमेटिकली आपकी सेलिंग हो रही है, आपको ऑटोमेटिकली जॉब मिल गया। इसी को रिलेट करके आप अगर सेलिंग के एग्जांपल बताएं अपने आप को, कि आपके साथ कैसे चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। मैं इसका क्रेडिट, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मेरी टीम है, जो जिनके साथ मैं काम करता हूं। हमने कभी भी यहाँ पे मॉरिशस में, उससे पहले इंडिया में, मेरी जो इतने हजारों लोगों के साथ मैंने काम किया है पहले भी, कभी भी किसी चीज को हाइड नहीं किया। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे अभी हमने अपने पूरे आईटी सिस्टम्स अपग्रेड किए हैं। तो ये कंपनी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आईटी सिस्टम्स में, पूरा का पूरा कोर सिस्टम हम नया लेकर आएंगे। लेकिन हमने अपने ही इंटरनल एक्रूअल्स, अपने इंटरनल रेवेन्यू से, विदाउट बोरिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, हमने पूरा आईटी सिस्टम अपग्रेड किया अपना। अब उस अपग्रेडेशन प्रोसेस वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उस अपग्रेडेशन प्रोसेस में बहुत सारे कस्टमर्स सफर कर रहे हैं, बिकॉज होता क्या है कि इंफॉर्मेशन गैप आ जाता है, कि आपने कोई इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर को देनी है और कस्टमर को दे नहीं पा रहे हैं आप। मॉरिशस की खास बात यह है कि यहाँ पे बिजनेस जो होता है, कस्टमर कभी आपको एक चवन्नी नहीं देगा जब तक वो आपका ऑफिस नहीं देख लेगा। तो क्योंकि छोटी कंट्री है, आप पूरी कंट्री को 2.5-3 घंटे में घूम सकते हैं। तो वो
उसको अपना जो प्रीमियम भी जमा करना है वो चेक से करेगा या क्रेडिट कार्ड से करेगा, जैसे भी करेगा वो आपके ऑफिस में आके देता है। सो जब हमें पैसे वापस करने हैं, जैसे कैशबैक है, पॉलिसीज हैं, तो उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे कैशबैक होता है। तो उसमें कई बार ऐसा हुआ कि लेटर हमारा सिस्टम में गैप्स थे, कुछ लेटर्स गए नहीं, मिस हो गए कस्टमर्स के। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जो कि बड़े वेट कर रहे थे, क्योंकि भाई उनकी मेहनत की कमाई है, वो वापस आनी है उनके पास। तो देवर ईगरली वेटिंग कि हमारा अब इतना पैसा आने वाला है एफरी लाइफ से, और वो उसका नोटिस गया ही नहीं उनको। और यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दें, वो उसका डिस्चार्ज फॉर्म होता है, और ये सब थोड़ा सा कंप्लायंसेस डिफरेंट है। तो अब वो 4 दिन 5 दिन लेट हो गए, और दे केम टू स्ट्रेट अवे टू आवर ऑफिस देखने के लिए कि भाई कहीं कंपनी है भी, बंद हो गई है, अभी तो खुली थी 5 साल पहले, बंद तो नहीं हो गई कंपनी कहीं। तो आए लोग, एंड तो हमने बड़ी एक एक होता है कि भाई सॉरी सर गलती हो गई हमसे, प्लीज एक्सक्यूज अस, ऑल दोस थिंग। तो वो हमने बिल्कुल भी उस तरह कस्टमर को, ऑफ कोर्स वी अपोलोजाइज, लेकिन हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो था कि हमने कोई झूठे अपॉलॉजी नहीं दी। हमने कस्टमर को लेके गए, हमने दिखाया कि सर ये देखिए, ये हमारा आईटी सेटअप है का, ये हम सब रिप्लेस कर रहे हैं, ये सब एज ओल्ड सिस्टम्स लगे हुए हैं, पिछले 20 साल से चल रहे थे ये। अब हमें आपको बेटर सर्व करने के लिए हमें वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस बिजनेस। वेरी लॉट ऑफ कस्टमर्स अप्रिशिएटेड इट, एंड बिलीव मी, इट resulted in more business for us than complaints. So immediately एक कस्टमर के सजेशन था कि आपने ये करने से पहले क्या हमें इन्फॉर्म किया कि you are undergoing this process if you are expecting? So we said, well, we have not informed you, we thought it is an internal thing, लेकिन it's a very good suggestion, we took it। हमारे करीब 10-12 हजार क्लाइंट्स हैं, हमने सबको चिट्ठी लिखी, ईमेल डाली, एसएमएस भेजे कि we are undergoing this process and you may have certain inconveniences and we apologize for that। और एक डेडिकेटेड फोन लाइन लगा दी कि अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हो रही है हमारी वजह से तो इस नंबर पे कॉल करें, और उस नंबर का अगर कॉल मिस होती है, फॉर इंस्टेंस अगर 4 रिंग में नहीं उठता, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाते जाते थर्ड लेवल पे वो मेरा मोबाइल में बजेगा। तो आई मेड श्योर कि मेरे कस्टमर्स जो हैं उनको कोई कष्ट ना हो। उस ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस में जिन जिन कस्टमर ने फोन किया, एंड लॉट्स ऑफ कस्टमर्स कॉल्ड इन, बिकॉज हमने एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये। क्योंकि पेंशनर्स को अगर पेंशन नहीं मिलेगी टाइम पे तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और हमारा पेंशन का भी बिजनेस है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस है। तो वो जो 2 महीने जिस टोटल ट्रांजिशन में जो था लगे थे हमारे, उसमें जो जितने कस्टमर्स ने को प्रॉब्लम हुई थी, हमने we were very transparent with our clients, we were very transparent with the regulator, because वो कंप्लेंट्स यहाँ पे छोटी जगह है, आप सीधा रेगुलेटर के पास चिट्ठी जाती है। तो रेगुलेटर को भी हमने बड़ी ट्रांसपेरेंटली बताया सब कुछ कि ये प्रॉब्लम है हमारी, ये कर रहे हैं, हमने ये प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। सो आई थिंक that transparency has helped us। I have seen a lot of companies reputation being spoiled because they were trying to give excuses जो कि बिल्कुल कस्टमर्स को नहीं समझ में आते। कस्टमर भी इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, और वो भी कहीं ना कहीं नौकरी करता है, अपने प्रोसेस में है, किसी ना किसी बिजनेस में का पार्ट है। दे अंडरस्टैंड आपकी प्रॉब्लम, अगर आप ऑनेस्टली जाके उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो दे ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड मूव, व्हाई शुड यू बी टेलिंग दिस टू द कस्टमर, बट मेरे हिसाब से आई थिंक जिससे आपको रोजी रोटी मिल रही है, अगर उससे आप ऑनेस्ट नहीं है, इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। मेरे हिसाब से माथुर जी, जो चीज मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी कैपेबिलिटीज आपको सेलेबल बनाती, आपकी कैपेबिलिटीज, आप अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, जब सामने वाला आदमी देखता है तो वो आपको जी, सेलेबल बनाती है, वो चीजें आपसे खरीदता है। लीडरशिप की आपकी करेक्ट।
लीडरशिप के बारे में आपका क्या कहना है? कैसे आपने जो है इतने सारे लोगों की टीम बनाई, उनको सही तरीके से मैनेज किया और कंपनी को प्रॉफिटेबल आपने बनाया, राहुल जी? सो लीडरशिप के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आई वुड से कि बॉस की तरह कभी रहा ही नहीं मैं। मेरे में फितरत ही नहीं है कि मैं इस तरह काम कर सकूं। चाहे आप मेरे किसी भी लीडर से पूछ लीजिए, चाहे वो इंडिया में जो 5-7 कंपनीज में मैंने काम किया वहां पे या यहाँ पे भी, तो आई एम अ वेरी अप्रोचेबल पर्सन। हम लोग हर चीज जो है मिलके एज अ टीम करते हैं। कोई भी जो लोग यहाँ से छोड़ के भी गए हैं, और कमाल की चीज ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो बड़े वैल्यूबल हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक एम्प्लॉय थी हमारी, ट्रेनिंग एज अ वो बिजनेस स्कूल में थी, पास आउट हुई बिजनेस स्कूल में, उसने इंटर्नशिप करी हमारे साथ, पास आउट होके हमारे पास आई। हमने उसे जॉब दी, हमारे साथ फाइनेंस में काम कर रही थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। 1 साल उसने करीब काम किया। उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वो चली गई एट अ डेफिनेटली एट अ बेटर सैलरी एंड अ बेटर फ्यूचर। बट वो होता है ना कि जैसे जिस जिस पैशन से हम लोग काम करते हैं, और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं दिखी उसे। और 6 महीने में ही शी अप्रोच मी बैक कि सर कैन आई गेट माई जॉब बैक। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, प्लीज कम ओवर। तो जितने लोग हमारे छोड़ के गए हैं, दे आर लाइक आवर एम्बेसडर्स। बिकॉज हमने आज तक कभी इस कंपनी में कभी भी कोई भी एम्प्लॉय को हमने जब भी अलविदा कहा है, तो हमने सिर्फ यही कहा है कि भैया हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, जाइए जरूर, बट यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर। जस्ट इतना ध्यान रखना कि यू आर आवर एम्बेसडर, एंड what you talk about us in the marketplace, it will be the future of this company. So you have to, and we have to conduct ourselves as leaders in the same fashion. बिजनेस का क्या है साहब, बिजनेस तो चलता रहेगा, बिजनेस तो ऊपर नीचे होता है, यू नो, दिस इज अ नॉर्मल बिजनेस लाइफ। You can't be a winner every day in business. You will be having ups and downs in business always. But then it is important how you treat people when the chips are down. अगर चिप्स डाउन है और उस पर आप सोचिए कि अगर उसमें आप और उस पर और प्रेशर डाल रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि आप और प्रेशर डाल रहे हैं पूरी टीम के ऊपर कि जी नहीं आपको तो, अब आपने उनको सिर्फ रियलाइजेशन देनी है कि भाई आपको अच्छे बोनसेस भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, सैलरी भी अच्छी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। तो इस ये सब आने के लिए एक बिजनेस एक ऐसा वेक्टर है कि वो चलता रहना चाहिए नॉर्थवर्ड्स। इफ दैट इज नॉट ग्रोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन chances are that you will suffer in the future. So एग्जैक्टली, everybody, we work like a family. परफेक्ट। माथुर जी, आपने इंडिया में काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, एआईजी में काम किया, आपने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम किया। आप पिछले 5-6 सालों से मॉरिशस में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आपने क्या फर्क देखा है, मतलब इंडिया में जो इंश्योरेंस मार्केट है और मॉरिशस में जो इंश्योरेंस मार्केट है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, यू नो, या प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो क्या आपको फर्क नजर आते हैं दोनों मार्केट में? Honestly speaking, कोई फर्क नहीं है। प्रोडक्ट्स में डिफर, प्रोडक्ट थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिया इज मोर एडवांस्ड। इंडियन पॉपुलेशन इज मोर टेक savvy एंड दे आर मोर एडवांस, तो उनके लिए प्रोडक्ट्स थोड़े से एडवांस्ड हैं। बट बेसिक्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स की सब सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हैं वो सेम है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज ले आ सकते हैं आप, वो इंडिया आपको सिखाता है कि भाई प्रोडक्ट को कैसे और कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और कैसे उसको और रेम्यूनरेटिव एंड मोर टू कस्टमर लाइकिंग बनाया जाए। यहाँ पे ज्यादातर प्रोडक्ट सारे जो हैं वो वेनिला प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बेसिक प्रोडक्ट्स हैं।
और वो प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में आज से 20 साल पहले बेचे जाते थे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, आई थिंक जब मैं एजेंसी बना रहा था यहाँ पे, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे एजेंसी बनाना बहुत मुश्किल है। जब मैं इंडिया को देखता हूं तो इंडिया में भी कोई आसान नहीं है एजेंसी बनाना आज की तारीख में। रिक्रूटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। लोग इतनी मेहनत नहीं करते आज की तारीख में जितनी होनी चाहिए एजेंट्स को। लेकिन जो इसकी वैल्यू समझता है वो उतनी ही मेहनत करता है जितनी वो हिंदुस्तान में हमारे टॉप एजेंट्स करते हैं, उतनी ही मेहनत करता है वो भी आदमी। सो फ्रॉम अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव आई थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्केल का जरूर डिफरेंस है कि हिंदुस्तान में आपकी 22 स्टेट्स हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपके पास कस्टमर बेस मतलब आप अनंत है बिल्कुल। आप मतलब यू कैन, आपकी जितनी इमेजिनेशन है आप उतना बिजनेस कर सकते हैं। बट पेनिट्रेशन लेवल्स यहाँ पे बहुत लो हैं। तो अगर एक एजेंट यहाँ पे चाहे तो वो भी बिजनेस को अपने 7वें आसमान पे ले जा सकता है, जस्ट लाइक इंडिया। सो आई डोंट थिंक फ्रॉम अ कंपैरेटिव perspective there is a significant difference. The difference will only be in the scale of business, that's it. आपने कहा कि इंडियन मार्केट जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू मॉरिशस मार्केट। उसको जी, थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे कैसे? तो इंडियन, सो मैं आपको बेसिक चीज बताऊं। आप आप और हम, अगर हमें एक कैश ट्रांजैक्शन करना है आपके और मेरे बीच में, ठीक है, हम इंडिया में हैं तो ऑफ कोर्स यूपीआई है, आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। आपको कोई स्टॉक मार्केट में स्टॉक बेचना है अपना, आपका अगर पोर्टफोलियो है, इट विल टेक यू फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टू सेल अ स्टॉक। यहाँ स्टॉक मार्केट पे 67 स्टॉक्स हैं सिर्फ। अच्छा। और आप अगर एक कोई इक्विटीज में अगर कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो हो सकता है या तो आपका स्टॉक बिकेगा या उस दिन शायद ना बिक पाए। 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं उसमें स्टॉक को बेचने में। तो लिक्विडिटी इन द स्टॉक मार्केट इज लिमिटेड। एक और चीज है जो कि बहुत डिफरेंस होती है कि इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो तो जरूर है यहाँ पे, लेकिन उसका यूजेज जो है इंटरनेट का वो लिमिटेड है। यूजेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजिंग इट फॉर फाइनेंशियल पर्पसेस। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे। तो it's retail, it's all got to do with retail, how advanced your retail exposure is of the financial sector. तो फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में बहुत एडवांस्ड है। वी आर स्टिल इन मॉरिशस, वी आर आई वुड से अबाउट 7 to 10 years behind. Will it reach there? Definitely it will reach there, but we are probably about 7 to 10 years behind. And in Africa, in certain countries, it's even और पीछे है वो वहाँ पे। तो वहां पे कई जगह तो इंटरनेट का यूजेज नहीं है, इंटरनेट सप्लाई ही नहीं आती, इंटरनेट ही नहीं है। सो दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटीज लाई। आप अगर उसको देखेंगे अगर एज अ नेगेटिव तो नहीं, इट्स नॉट अ नेगेटिव। लुक एट कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया एज अ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे। वही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया इन अफ्रीका। Is it available in Europe? Perhaps not in Europe, but in Africa, yes, it is there because it is undergoing that phase. Africa is understanding its strength that it has now, and so there is growth opportunity there. फैंटास्टिक। माथुर जी, आपकी इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 5 साल 5-6 सालों से आप इंटरनेशनल मार्केट में हैं, यहाँ पर आपकी ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या रही? आपने क्या स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है अपनी कंपनी को इस लेवल तक लाने में? हमने बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेज देखे हैं ग्रोथ के लिए। सिर्फ एक ऑर्गेनिक ग्रोथ से एक छोटे मार्केट में ग्रोथ नहीं लाई जा सकती। So we are in talks with every other portfolio of
क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया भी है, विच इज बीन देयर फॉर 65 years नाउ। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन इंडिया से बहुत पहले हो गई थी, बट देर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच ऑल्सो क्लोज डाउन हियर। तो उनके रन ऑफ पोर्टफोलियोज होते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो हम लोग खरीदते हैं, वी आर ट्राइंग टू बाय दोज पोर्टफोलियोज फॉर आवर ग्रोथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उस हर पोर्टफोलियो के पीछे कस्टमर्स हैं, एंड जहां पे एक एक्टिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं चल रही है वहां पे वो कस्टमर्स का हमेशा लॉस ही होगा। तो वी आर ट्राइंग टू बाय आउट दोज पोर्टफोलियोज and grow the company. We are also looking at different markets in Africa to establish ourselves. We are also looking at divesting our portfolio from a life insurance company to a brokerage firm to reinsurance business. So it's a multiple, lot of things put together that brings the growth. It's not just one pony trick. It's you have to do multiple things to grow the business. फैंटास्टिक। राहुल जी, आपने पिछले 32-33 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। कहाँ आप एक होटल में आप एक ट्रेनी के रूप में लगे थे, आप आज आप इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी में एज ए CEO काम करते हैं। तो इन 32-33 सालों में आपका जो काम करने का तजुर्बा रहा है, उस तजुर्बे से आपको अगर मैं पूछूं कि ग्रोथ का सीक्रेट क्या है, आपके अपने तजुर्बे से ग्रोथ का सीक्रेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड से दैट कि ग्रोथ का जो सीक्रेट वो यही है कि जो करने का ना मन करे उसको जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आप सवेरे नहीं उठ सकते जल्दी टू गेट टू वर्क और टू स्पेंड 1 hour फॉर अ वॉक, then you must make it a point that is what you need to do to be successful. So जितनी भी चीजें आपको तकलीफ देती हैं आपके नॉर्मल लाइफ में, आप उन्हीं चीजों को फॉलो करें, you will get success easily, because they are troubling you, because they are pushing you back. चाहे वो किसी चीज का डर हो आपके दिमाग में, कस्टमर से नहीं मिलना, मुझे क्यों नहीं मिलना, अब कुछ भी फियर हो सकता है आदमी के दिमाग में, कस्टमर से नहीं मिलने का, कस्टमर से नहीं बात करनी, क्यों नहीं बात करनी, कुछ भी फियर हो सकता है। बट अगर उस फियर को अपने सामने रख लिए आप और उस फियर को फेस करें, तो डेफिनेटली सक्सेस विल कम। आपको you should be able to see a mirror at the end of the day कि जी मैंने आज I have done a good day's job and I have made sure that जो भी चीजों की मुझे जिन चीजों की आदत नहीं थी वो चीजें मैंने आदत डाली जो कि मेरे बिजनेस के लिए अच्छी थी। और यही मैं सबको बोलता हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो एथलीट्स सवेरे उठ के प्रैक्टिस नहीं करते, अगर ऐसा नहीं होता तो टेलीकॉलर्स विल ऑल बी फेलियर्स, क्योंकि टेलीकॉलिंग इस दुनिया का सबसे बोरिंग जॉब है, क्योंकि किसी को भी ना सुनना पसंद नहीं है, किसी को भी ना सुनना पसंद नहीं होता, बट वो बेचारे लगी रहती हैं टेलीकॉलर। क्यों? क्योंकि दे नो कि एट द एंड ऑफ द डे उनको 2 यस मिलेंगे तो उनका काम हो गया। तो सो बेसिकली इट इज प्रैक्टिसिंग व्हाट यू फियर द मोस्ट, overcoming your fear, I think, across, whether it is at the board meeting of a company or whether it is on the field with a customer or it is with dealing with employees on a day-to-day basis in the office. I think it is important to conquer your fears and face them. The day you learn to do that, you will start enjoying everything that you do. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। माथुर जी, एक आखिरी प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत देश में, आपने तो बहुत अच्छी चीज बोल दी, हमारे मोटिवेशन को बढ़ा दिया कि इंडिया जो है वो ज्यादा एडवांस है, हमारा मोटिवेशन और बढ़ गया। नहीं तो हम जो है इंडियन जो है अपने आप को थोड़ा छोटे समझते हैं, अरे इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा है। नहीं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति भारत देश में बैठा इंश्योरेंस एडवाइजर अपने आप को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता है, आपकी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने पैर फैलाना चाहता है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे, क्या सजेशन देंगे?
पहली चीज तो हमारा देश इतना इतना ज्यादा बड़ा है और इतने ज्यादा डाइवर्स है कि मेरे ख्याल से बाहर तलाशने से पहले यू शुड लुक इनवर्ड्स एंड अपनी कंट्री की जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पे राइड करिए, उसको उसको समझिए कि आप एक ऐसे कंट्री में हैं जिसमें फाइनेंशियली products are better, markets are stronger, companies are stronger. अगर आपको बाहर एक्सप्लोर करना ही है तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, मतलब आप खुद सोचिए, अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जाने की सोच रहे हैं और बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान आने की सोच रही हैं, तो इसमें क्या अकलमंदी है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बाहर जाएं जबकि आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट है। अब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उठा लीजिए, आप किस किस के जॉइंट वेंचर्स हैं किस किस के साथ, आप अगर उन नाम को देखेंगे तो मैं तो बहुत ही छोटी कंट्री में हूं, मॉरिशस में, और बहुत ही जल्द ये अपेक्षा करता हूं कि मैं हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा और शायद इस ग्रोथ इकोनॉमी का पार्ट बनूंगा। लेकिन अगर आप एज एन एडवाइजर आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान से बाहर जाके बेच लूं, तो प्लीज अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स आर मोर हियर, द स्ट्रगल इज लेस इन इंडिया। It is easier to sell products in India. It is easier to get service in India. People are more conscious of financial products. वो products को समझते हैं और आप समझा सकते हैं। जो product की जो वैरायटी आपके पास अवेलेबल है वो बहुत बड़ी है। तो बेसिकली एक चीज तो ये है कि ये मत सोचिए कि आप बाहर जाके ज्यादा पैसा कमा लेंगे, स्पेशली इन दी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। हिंदुस्तान में आप उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे लोगों ने एमडीआरटी सुना नहीं है कि क्या होता है, पता ही नहीं है। 7 इंश्योरेंस कंपनीज में आप किसी भी एजेंट के पास चले जाइए, दे डोंट नो व्हाट इज एमडीआरटी, दे डोंट एस्पायर फॉर दोज थिंग्स। यहाँ स्ट्रगल्स आर ऑफ अ डिफरेंट काइंड। और अगर आप यंग एडवाइजर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने करियर को लॉन्च करूं लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, तो मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट हिदायत आपको ये होगी कि जब तक आप 30 इयर्स के ना हो जाएं तब तक आप पैसे के पीछे मत भागिए। डोंट रन, डोंट वरी अबाउट द अर्निंग्स, वरी अबाउट द लर्निंग्स। अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है तो वो कहीं नहीं आपसे कोई ले सकता। वो एक ऐसी वेल्थ है आपके पास जो आप कभी भी नहीं। सो जब आपकी कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब आपको बुलाती हैं कि ट्रेनिंग के लिए आइए, वो आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको कभी भी मिस मत करिए। रंजीत जी, जो जैसे आप काम कर रहे हैं रंजीत जी यहाँ पे, ये जो आप करना चाह रहे हैं, दैट दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स। टू लर्न फ्रॉम पीपल इज द बिगेस्ट। मैं तो पूरी जिंदगी अपनी, आई हैव ड्रॉन एनर्जी फ्रॉम पीपल, आई हैव ड्रॉन लर्निंग्स फ्रॉम पीपल। दैट मैं तो सोचता हूँ पूरा जगत मेरे लिए एक गुरु है। कहाँ कहाँ क्या क्या सीखने को मिल जाए कुछ पता नहीं। तो never lose an opportunity till the age of 30. You should never ever worry about कि यार इस महीने मैंने कम कमाया, इस महीने अरे कम कमाया, थोड़ा कम खर्चे कर लो यार। लेकिन 30 साल की उम्र तक आप you invest in yourself and then post that, you know, you can look at growing your career because उम्र पड़ी हुई है पूरी आपके पास आगे। बट अगर आपने लर्निंग्स, अपने प्लेटफॉर्म अपना स्ट्रांग नहीं किया, नॉलेज नहीं बढ़ाई, तो यू विल ऑलवेज बी अ वीक पर्सन गोइंग अहेड। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। माथुर जी, बहुत सारे प्रश्न पूछे आपसे, आपकी लाइफ जर्नी को जाना, और आपकी लाइफ जर्नी तो नो डाउट बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। कहाँ से आपने अपनी जिंदगी शुरू की, कहाँ तक आप पहुंचे हैं, आपके विचार भी जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। माथुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा
आपका समय देने के लिए, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताने के लिए और हमें मोटिवेट करने थैंक के यू लिए वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू बहुत रंजीत जी। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।